बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी की पहली वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। और दूसरी वीडियो में हम एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। आपको कहीं और किसी वीडियो में वो एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा जनाब, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है क्या। तो जैसे कि लास्ट वीडियो जो हमने ख़त्म की थी बेसिस पाथ और इंडिपेंडेंट पाथ की, वो हमने यही की थी कि कैसे पता चलेगा कि बेसिस पाथ में तमाम पास आ गए हैं जो कि हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में करवाने में मददगार साबित हो। तो यहाँ पर इसी बात से इसका आगाज होता है कि हाउ डू यू नो हाउ मैनी पास टू लुक फॉर। कितने पास होने चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर में को देख के कैसे पता चलेगा कि उसमें कितने पास जो है उनके जरिए से हम टेस्टिंग करें तो कंप्लीट टेस्टिंग। कंप्लीट से मुराद है कि तमाम स्टेटमेंट्स उसमें रन हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी, और तमाम कंडीशंस अपने ट्रू और फॉल्स रास्ते पर जो है वो चेक हो जाएंगी। तो द कंप्यूटेशन ऑफ साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड्स दिस आंसर। तो जनाब इसका आंसर कौन देता है? साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज अ सॉफ्टवेयर मैट्रिक। ये एक सॉफ्टवेयर मेजर है। और वो मेजर भी जो है वो क्या है? क्वांटिटेटिव मेजर है, क्वालिटेटिव नहीं है। क्वालिटेटिव क्या होता है? एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर, बैड, वेरी बैड, पुअर। नहीं, वो नहीं है। क्वांटिटेटिव मेजर है। यानी बाकायदा ये आपको क्या देगा? न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो ये बताएगी कि आपके प्रोग्राम की लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ये क्वांटिटेटिव मेजर है किस चीज को नापने का? आपकी प्रोग्राम की लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कितना उसमें जो है इफ देन एल्स के तहत पाथ चेंज हो रहा है। ये कंडीशन आई, इधर चले जाओ, ट्रू की सूरत में इधर, फॉल्स की सूरत में इधर। फिर उसके बाद लूप शुरू हो गया, लूप आइटरेट कर रहा है, उस लूप के अंदर कंडीशन लगी हुई है। तो ये सारी चीजें जो है ये प्रोग्राम के फ्लो को क्या करती हैं? मुतासिर करती हैं, और इससे पता चलता है कि आपका प्रोग्राम कितना कॉम्प्लेक्स है। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के हमारे पास आगे तीन फॉर्मूले आ रहे हैं। अच्छा, उनमें से एक फॉर्मूले में रीजन्स इस्तेमाल होगा कि भाई रीजन्स क्या चीज है। ठीक है। तो रीजन जो है वो बाउंडेड एरिया है। एजेस और नोड्स का बाउंडेड एरिया। एरियाज बाउंडेड बाय एजेस एंड नोड्स आर कॉल्ड रीजन्स। ये देखिए आप, ये जैसे ना, ये एक रीजन कहलाएगा। ये एक बाउंडेड एरिया है, बंद बंद एरिया है, ये एक रीजन है। ठीक है। ये देखें आप, ये देखें, ये बंद एरिया, ये रीजन है। ठीक है। और एक रीजन आउटसाइड। ठीक है। एक रीजन पूरे प्रोग्राम की जो रीजन होती है आउटसाइड दीज रीजन्स। तो जनाब, हर एज जो है ना वो किसी ना किसी नोट पे टर्मिनेट होती है। भले वो नोट कोई स्टेटमेंट हो या ना हो। जैसे कि आप अभी फ्लो ग्राफ में ये देखें, हर एज को कहाँ टर्मिनेट होना है? किसी न किसी नोट पे टर्मिनेट हो। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इधर चले जाओ 7 पे, और ट्रू हो जाए तो 8 पे चले जाओ। उसके बाद दोनों यहाँ पे इकट्ठा हो गए। फिर ये रास्ता और ये रास्ता यहाँ पे इकट्ठा हो गए। अब यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन जाहिर बात है कि ये कोई लूप है जो यहाँ से ऊपर ले जा रहा है। तो यहाँ पर ये इधर से निकलने के बाद या इस रास्ते से आने के बाद हम जब इधर हुए, फिर हम यहाँ से ऊपर गए। तो जरूरी नहीं है कि कोई एज जिस जिस नोड पे टर्मिनेट हो वो नोड किसी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हो। ये चीज हरगिज जरूरी नहीं है। समझ गए आप? तो एक तो ये पॉइंट आपको जहन में रखना है। इसके साथ साथ व्हेन काउंटिंग रीजन्स वी इंक्लूड द एरिया आउटसाइड द ग्राफ एज ए रीजन। मैंने आपको बताया ना, जो इनक्लोज्ड एरियाज हैं, बाउंडेड एरियाज हैं, वो तो रीजन है। लेकिन एक रीजन आपको मजीद शुमार करना होगा, वो एरिया जो आउटसाइड द ग्राफ, द एरिया आउटसाइड द ग्राफ एज ए रीजन। जब आप रीजन को काउंट करें तो एक एरिया जो बाहर का है ना उसको काउंट करना ना भूलें। यहाँ पर जो आपको फ्लो ग्राफ नजर आ रहा है, इसमें एक बात जहन में रखें कि यहाँ पर जो भी ये कंडीशन है, यहाँ पे जाहिर बात है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जिस नोड से दो एजेस निकल रही हैं वो यकीनन कोई ना कोई कंडीशन होगी। तो जहन में ये रखना है कि इनमें से कोई भी जो आपको यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट नजर आ रही है जिससे दो एरोस निकल रहे हैं, वो कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड का क्या मतलब होता है? मिसाल के तौर पे यहाँ आप ये देखें, इफ ए और बी,
अब यहाँ पर कोई इस तरह की भी स्टेटमेंट आ सकती थी, इफ ए इज ग्रेटर देन 5 और बी इज लेस देन 3। तो इस तरह की भी कोई चीज हो सकती थी। बहरहाल ये एक आपके पास कंडीशन है, ये कंडीशन है जिसको कंबाइन कर रहा है, और ये बन गई है कंपाउंड कंडीशन। कंपाउंड कंडीशन का हर एक जुज अलग नोट पर रिप्रेजेंट किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये कंडीशन है ए और बी, ठीक है, अब अगर इसमें से ए ट्रू हो जाता है तो हमें बी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बीच में और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर क्या करता है, और गेट क्या करता है, अगर एक भी वन हो गया तो आंसर पूरी एक्सप्रेशन का वन हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे अगर ए फॉल्स हो जाता तो फिर हम बी को चेक करते, लेकिन अगर ए खुद ही ट्रू हो गया है तो फिर क्या होगा, ये देखें ए और बी। अगर ए ट्रू है तो प्रोसीजर एक्स को एग्जीक्यूट कर दो, नहीं तो प्रोसीजर वाई को एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पर आप देखें ए अगर हो गया ट्रू, मैंने आपको बताया था ना कि हमेशा ट्रू को राइट साइड पे हैंडल करते हैं और फॉल्स को लेफ्ट साइड पे। तो ए अगर एक्सप्रेशन ट्रू हो गई तो हम कहाँ चले जाएंगे, प्रोसीजर एक्स पे चले जाएंगे। और ए अगर फॉल्स हो गया तो फिर हम बी कंडीशन को चेक करेंगे। अगर बी ट्रू हो गई तो ट्रू के केस में हमें एक्स प्रोसीजर करना है, और फॉल्स के केस में हमें वाई करना है। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाती है पूरी एक्सप्रेशन, तो हम वाई को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है तो हम एक्स को करेंगे। इसको शॉर्ट सर्किट कोड भी कहते हैं, कि हमने क्या किया, सिर्फ ए चेक किया, अगर ए ही ट्रू निकल आया तो बी चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक्स पर चले गए। हाँ, अगर ए फॉल्स निकल आया तो अगला चांस बी को देंगे, शायद बी ट्रू हो जाए तो फिर हम एक्स को एग्जीक्यूट कर लें। और बी अगर फॉल्स हो गया तो फिर हम प्रोसीजर वाई पे चले जाएंगे, क्योंकि ए तो फॉल्स हो ही चुका था, तभी हम बी पे आए थे। बी भी फॉल्स हो गया तो हम वाई प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर ये दोनों रास्ते मुंतज हो जाएंगे एक नोट पर, ये देखें। हालांकि यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं है एंड ऑफ इफ, ठीक है। तो ये आपके पास एक रीजन ये हो गई, मिसाल के तौर पे एक रीजन यहाँ पर ये हो गई। और ये जो नोड है जो कंडीशन को चेक कर रही है ना, ये नोड जिसपे आपके पास कंडीशन है, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट नोड। Each node that contains a condition is called a predicate node and is characterized by two or more edges emanating from it। इसमें से दो या दो से ज्यादा एजेस निकल रही होती हैं, ये पहचान होती है किसकी, प्रेडिकेट नोड की। तो कंपाउंड कंडीशन क्या होती है, व्हेन वन और मोर बुलियन ऑपरेटर्स लॉजिकल और एंड वगैरह इज प्रेजेंट इन अ कंडीशनल स्टेटमेंट कॉजेज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड फ्लो ग्राफ। रेफरिंग टू दिस फिगर, द प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज पीडीएल स्टेटमेंट, ये जो लिखी हुई है, ठीक है ना, ये एक जनरल किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, इसको हम किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज है ये, ठीक है। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज नहीं है कि सी है, सी शार्प है, जावा है, बल्कि प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज है जो कि प्रोग्राम का नॉर्मल कंस्ट्रक्ट शो कर रही है, इफ एल्स वाला। तो दिस पीडीएल सेगमेंट ट्रांसलेट्स इनटू द फ्लो ग्राफ। तो हमने इस पीडीएल को इसमें फ्लो ग्राफ में ट्रांसलेट किया, और फिर आपने देखा कि किस तरह से इस कंडीशन को हैंडल किया। अब हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जैसे कि शुरू में डिस्कस किया था कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आपको अपर बाउंड देता है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पाथ्स कितने आपको चाहिए जिसके जरिए से आप प्रोसीजर को टेस्ट कर सके। और मैयार क्या है, तकाजा हमारे इसमें क्या है चेकिंग में, कि कोई स्टेटमेंट ऐसी ना हो जो रन होने से रह जाए, ठीक है ना। तो ये हमें अपर बाउंड देता है, वरना तो हम जो है रिडंडेंट पास को, गैर जरूरी पास को इंक्लूड करते रहे, ठीक है, और टाइम हमारा वेस्ट होता रहे टेस्टिंग के अंदर। नहीं, ये हमें बता देता है कि भाई आप 10 पार्ट टेस्ट कर लो, 12 कर लो। लेकिन ये किस बुनियाद पर करता है, ये तीन है इसके फॉर्मूले, और तीनों से आंसर एक ही आएगा। ये मैं आपको बता दूं, तीन तरीकों से हम साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन तीनों से आंसर एक ही आते हैं। पहला वाला जो है इसमें रीजन्स का इस्तेमाल है, दूसरा जो फॉर्मूला है उसमें एजेस और नोट्स का इस्तेमाल है, और तीसरा जो फॉर्मूला है उसमें प्रेडिकेट नोट्स का इस्तेमाल है। और ये सब चीजें मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, रीजन्स क्या होते हैं ये भी बता दिया, एजेस नोट्स भी बता दिया, और अभी प्रेडिकेट नोट्स भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो जनाब नंबर वन, जितने आपके फ्लो ग्राफ में रीजन्स होंगे ना, बस वही आपकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी होगी। एक फॉर्मूला ये हो गया। नंबर टू, जितनी एजेस है उसमें से नोट्स को माइनस कर दें और उसमें 2 प्लस कर दें, तो आपके पास ये आ जाएगी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। नंबर थ्री, जितने आपके पास प्रेडिकेट नोट्स हैं, यानी जो कंडीशन वाली नोट्स हैं, वो जितनी है उसमें +1 कर दें तो आपके पास साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी।
और यहाँ पे ये बताया गया कि साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को हमने रिप्रेजेंट किया है वी ऑफ जी, जबकि जी क्या है हमारा फ्लो ग्राफ। ठीक है। अब आइए, ये हमें एक फ्लो ग्राफ दिया हुआ है और इससे हम निकालते हैं साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ पर सबसे पहले उसने क्या बताया था, जितने नंबर ऑफ रीजन्स हो। तो रीजन्स आपके पास मिसाल के तौर पे एक ये रीजन R1, ये आपके पास R2, ये आपका R3, जो भी इनक्लोज्ड, ये आपकी है ना बाउंडेड एरिया, ये रीजन होता है, ये भी बाउंडेड है। और रीजन्स में हम एक प्लस करते हैं आउटसाइड रीजन। तो ये तीन रीजन्स हो गए, R1, R2, R3, और एक ही आउटसाइड वाली हो गई R4। तो फोर रीजन्स हो गई। ठीक है। अब देख लें आपके इस फ्लो ग्राफ में आपके पास टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी है, उसमें से माइनस करें टोटल नंबर ऑफ नोड्स और उसमें टू प्लस कर दें। ठीक है। तो आप देखें कितनी है इसमें, ये वन और ये टू। ठीक है। अब अंदर वाली गिन लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये आपके पास 11 एजेस है। और नोड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हमारे पास नोट्स है। तो 11 - 9, 2, +2, 4। तो पहले से भी आंसर 4 आया, दूसरे से भी 4 आया। अब देखें कि कितनी प्रेडिकेट नोट्स हैं आपके पास इस ग्राफ में, उसमें वन प्लस कर दें। तो प्रेडिकेट नोट क्या होती है, जिसमें से दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस निकल रही हो। तो वन प्रेडिकेट नोट है या नहीं है, बिल्कुल है। इसमें से एक ब्रांच ये निकल रही है, एक ये निकल रही है। ये 2, 3 ये वाली नोट प्रेडिकेट है, बिल्कुल है, इसमें दो ब्रांच निकल रही है। 6, इसमें से दो ब्रांचेस निकल रही है। ठीक है। और आपके पास कोई भी ऐसी नहीं है नोट, ये देखें, इसमें से एक ही ब्रांच निकल रही है, इसमें से एक ही निकल रही है, एक एक, इसमें से एक एक इनकमिंग है, एक गोइंग है। इसमें तो सिर्फ इनकमिंग ही है, आउटगोइंग नहीं है। तो तीन प्रेडिकेट नोट्स निकली हमारे पास इस फ्लो ग्राफ में, तो उसमें वन प्लस कर दें तो आपके पास आ गई साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी 4। तो तीनों फॉर्मूले से हमारे पास एक ही साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आई है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।